कि ऊन दो खून दो चीनियों को भून दो कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मैं खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे तो जगदीश नाम था और जोशीला मुझे उपयुक्त लगा क्या, और तब से मैं जगदीश जोशीला के नाम से अपनी रचना जोशीला हो गया, सिसोदिया जो है वो साइड हो गया कि जवानी अंबिका रूप ले तर शुंभ निशुंभ का नाश। महेश्वरी साड़ियों के बुनने में भी आपका कुछ विशेष योगदान रहा है शुरुआती दौर में। जोशीला जी, आपके परिवार में आपके भाई साहब भी जो है जी इसी जुड़े हुए हैं साहित्य से। जी जी तो उनका क्या इसमें कौन आया, उनका क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? मेरे ख्याल से यह प्रश्न आप नहीं पूछे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए जीवन के अनुभव को, राजनीतिक अनुभव को मैंने कलम से प्रकट करने का प्रयास किया। बहुत अच्छा। और तब से मैं साहित्य से सियासत छोड़ के जी साहित्य में आए। नमस्कार, मैं हूं गणेश साकल्ले और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत करने का ऐलान किया है। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं से सभी विधाओं को स्पर्श किया है। ऐसे जाने माने साहित्यकार, निमाड़ी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय जगदीश जोशीला जी हमारे बीच हैं। जोशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें, इसके पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन का संघर्ष कैसे शुरू हुआ। मूलतः मैं एक मजदूर परिवार का बेटा रहा हूँ। जी हाँ। ग्राम गोगावा में मेरा जन्म हुआ है। गोगावा ठेठ गांव था जब मेरा जन्म हुआ। खरगोन जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ग्राम स्थित है। वहाँ पर एक मजदूर परिवार में मेरे पिताजी स्वर्गीय छज्जूलाल जी सिसोदिया जी, वे मजदूरी करते थे और हम लोगों का लालन पालन करते थे। मैं अपने परिवार में उस परिवेश में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। तो हमने सुना है कि आप शुरुआती दौर में आपने भी पिता का हाथ बटाया अपने इस काम में। जब कभी भी स्कूल जाने के बाद अवकाश होता था जी, और पिताजी को जब अन्य मकान बनाने का और जुड़ाई आदि का कार्य नहीं मिलता था जी, और हम लोग पूरा परिवार जब अभावग्रस्त था, उसी स्थिति में मैं, मेरा भाई, मेरे बड़े भाई और मेरी माता जी, दादी जी वगैरह सभी खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे जी। और छुट्टी के दिन का यह सदुपयोग करके परिवार में कहीं न कहीं आर्थिक सहयोगी सिद्ध होते थे। आपका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, हमें ऐसी जानकारी मिली हमको और हमने पता भी किया। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साहित्यिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। मूलतः कहना चाहिए कि मैं 5वीं छठी में जब अक्षर ज्ञान प्राप्त कर चुका था, जी, गोगावा की शासकीय स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाता था। हमारे निकट ठीक हमारी दीवार से लगा हुआ जी, निमाड़ की एक सांस्कृतिक गायन परंपरा है साहब, जी। कलगी तुर्रा जिसे कहते हैं। अच्छा। कलगी गायक भाई भागीरथ सिंह चौहान का जी, मकान और हमारे मकान की एक ही दीवार थी और उनके घर पर लगभग हर रात्रि में वो घेरा और ढोलक लेकर वो निमाड़ी गीतों का गायन करते रहते थे। उससे कहीं न कहीं तुकबंदी की प्रेरणा मिली जी। और हमने इस यानी प्रारंभिक शिक्षा काल में ही उसे लिखना शुरू किया था। बहुत शानदार आपने बताया कि शुरुआत आपकी किस तरह तुकबंदी के लेखन से शुरू हुई। जी जी जी। मगर मैं इसको तुकबंदी नहीं मानता, क्योंकि आपने जितने मतलब कम उम्र से और कम उम्र में आपने जो है साहित्य सृजन किया। जी जी। और मेरा जो जानकारी मेरे को पता करी, मेरे को जानकारी आई कि आपके शुरुआती दौर में बड़े इनकलाबी तेवर थे और आप जो है राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के सानिध्य में भी आए। जी जी जी। तो हम एक और मेरा प्रश्न था आपसे कि श्री जगदीश सिसोदिया से जगदीश जोशीला का सफ़र कैसा रहा आपका? ये कैसे
उपनाम आपका कहाँ से आया, जी जी जी, और ये उपनाम इतना पॉपुलर हुआ कि जगदीश जोशीला से जोशीला जुड़ गया, सिसोदिया अलग हो गया। मूलतः जब छात्र जीवन में हम लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों के होते थे, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम लोग अपनी महापुरुष के जीवन से संबंधित जब जीवनी आयोजन होते थे, उन पर केंद्रित कविताएं लिखकर वहाँ मंच से सुनाते रहते थे। धीरे धीरे शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में था, तब मैंने दादा, जो भारतीय आत्मा साहित्य जगत की कही जाती हैं, दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का फूल की अभिलाषा पाठ्यक्रम का एक कविता जी हाँ, पढ़ी जी थी। हाँ। और उस समय ऐसा लगा था कि जिन महापुरुष को हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं जी हाँ, और वो हमारे निकट खंडवा में ही स्थित हैं, जी हाँ, तो मन में उद्गार स्वाभाविक जागृत हुए कि ऐसे महान व्यक्तित्व से संपर्क में आना चाहिए। जी और लगभग 1966 के आसपास जब मैं 9वीं अथवा 10वीं कक्षा में था, जी तब मैं अवकाश के दिन में बिना घर में बताए हुए अकेला खंडवा गया और पूछते हुए दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के आवास पर पहुंचा। जी दादा उस समय क्या कहना चाहिए, अस्वस्थ अवस्था में, रुग्णावस्था में बिस्तरासीन थे। मैंने उनसे प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कहाँ से आया है? तो हमने कहा गोगावा से आया हूँ दादा। बोले क्या नाम है? तो हमने कहा जगदीश सिसोदिया। अच्छा, कुछ लिखता पढ़ता भी है? तो हमने कहा कुछ कविताएं लिखता हूँ दादा। बोले अच्छा सुना तो एक आधी कविता। 1962 का युद्ध हुआ था जी चीन का। उस समय देश की संपूर्ण दीवालों पर जी। एक शासकीय नारा लिखा हुआ था कि ऊन दो खून दो चीनियों को बूंद दो। 1962 जिस समय चीन का युद्ध हुआ था, जी तो उस पर केंद्रित एक निमाड़ी में हमने निमाड़ी व्यंग लिखा था। अच्छा। एक पद्य जैसे हाँ कि मरती तो एक उंदरी भी नहीं, उंदरी मतलब चूहिया, हाँ मरती तो एक उंदरी भी नहीं, न काज अरी का भून दो, न खुद तो घरमंड दपड़ता फिर, न हमका कजदम खून दो। खून दो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसे एक किसान अपने बेटे से कहता है उस कविता में कि सूट बूट में रहो बेटा, न गली गली न मतम फिरो, फाक्या करुनो खूब ज्यादा पण जोर नहीं करतो डालडा को सिरो। सिरो मतलब हलवा, हलवा। हलवा। और उस जमाने में डालडा बड़ा प्रचलित था। हाँ, डालडा डालडा तो ब्रांड था उस जमाने में। जोर नहीं करतो डालडा को सिरो, न म्हारा नाना नथा का देखो तो बड़ी जोर सी फाकज, न आई जाए कहीं कुतरी अगवाड़ सी तो पिछवाड़ सी भागज, तो रहो तुम तो खूब मजा सी, न गुलाब राशि की बोतल पे हो, न खुद तो घरमंड दपड़ता फिरज, न हमका कच तुम खून दो। एक तो यह निमाड़ी मैंने उन्हें सुनाई थी। अच्छा, अच्छा। और वैसे ही 65 के आसपास जो हमारा युद्ध हुआ था और अय्यूब भुट्टो जिस समय पाकिस्तान के सर्वे सर्वा थे, जी हाँ। एक कविता जवानी को आह्वान करते हुए हिंदी उनको हमने सुनाई थी कि जवानी अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश, तेरे अरी अय्यूब भुट्टो गिरा धरा पर उनकी लाश, जवानी अंबिका रूप ले। ये इस तरह 2-3 कविताएं उन्हें सुनाई थी, तो बड़े वे प्रसन्न हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटा तू सचेत, मस्ताना या जोशीला में से कोई सा एक साहित्यिक नाम लिखकर और ये कविताएं लिखा कर। तो चूंकि स्टूडेंट लाइफ था, जी हाँ। छात्र जीवन था और नया नया अलंकारों से परिचय हुआ था, सही बात है। तो वो अनुप्रास अलंकार एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति, तो जगदीश नाम था और जोशीला मुझे उपयुक्त लगा क्या बात और तब से मैं जगदीश जोशीला के नाम से अपनी रचनाएं लिखी। जोशीला हो गया, सिसोदिया जो है वो जी। साइड हो गया। जी जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए आप कि पद्मश्री पुरस्कार की सूचना कैसे लगी आपको, और इसके बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? 25 जनवरी के दोपहर के समय जी मेरे पुत्र के पास, नवीन जोशीला के पास में दिल्ली से फ़ोन आया जी और चूंकि उसमें केवल नंबर थे, नाम नहीं थे, तो मेरे पुत्र ने 5-6 बार उसे नहीं सुना। लेकिन जब नीचे दिल्ली देखा तो सोचा कोई जरूर होंगे। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? जी।
तो उन्होंने कहा कि मैं नवीन जोशीला बोलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें जगदीश जोशीला जी से बात करनी है। जी, जी। तो उनका जी मेरे पिताजी हैं और बात कीजिए। उन्होंने मुझसे सहमति ली, शुभ सूचना दी और सहमति ली जी। कि आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने 2025 के साहित्य और निमाड़ी क्षेत्र को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। यह सहमति लेना हमारी एक पूर्व सहमति लेना परंपरा है, लेकिन निवेदन है कि जब तक शासकीय विज्ञप्ति प्रसारित नहीं हो बिल्कुल सही। तब तक आप यह बात किसी को बताएंगे नहीं। क्या आपकी सहमति है? उनका जी मैं पूर्णतया सहमत हूँ। और इस तरह जब वह ज्ञात हुआ तो क्या कहना चाहिए, उन उद्गारों की अभिव्यक्ति शब्दों में करना बड़ा दुभर लगता है जी। कि एक गांव का छोटा सा साहित्यकार और उसे भारत सरकार का सर्वोच्च पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय मेरी और मेरे परिवार की क्या अच्छी स्थिति होगी। नहीं तो ये एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न उद्भूत होता है जी कि जैसे ही आपको पद्मश्री पुरस्कार मिलने की सूचना मिली जी और उसके बाद आपके जीवन शैली में जी क्या बदलाव आया? मतलब क्या लोग वहाँ काफ़ी आपके घर बधाई देने वाले आ गए होंगे? लगभग शाम को 6:30 बजे के लगभग जब वो दृश्य थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। जी 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 हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी 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 चूंकि मुझे बता तो दिया था उन्होंने, जी हाँ। तो उत्सुकतावश सबसे पहले तो हमारे पुत्र ने, आजकल वो जो फ्रॉड वीडियो और सूचनाएं आती हैं, टेलीफोन आते हैं, वो तो क्रॉस हमारे चेक है। बेटे ने यह कंफर्म करना चाहा कि यह वास्तव में दिल्ली का है या अच्छा, किसी ने जबरदस्ती बेवकूफ बनाया बात है। है। जब वो 2-2.5 घंटे में यह संतुष्ट हुआ मेरा पुत्र कि हाँ यह दिल्ली गृह सचिव महोदय का जी हाँ, ही जी हाँ। टेलीफोन है, तो उसे सुनकर स्वाभाविक 5 बजे से जी हाँ। मैं, चूंकि उन्होंने शासकीय विज्ञप्ति का कहा था प्रसारित होने का, तो मैं दूरदर्शन का चैनल लगाकर टीवी के सामने बैठा रहा। घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हो गया, जी। लेकिन ऐसा लगा कि कहीं किसी ने मजाक नहीं किया हो। लगभग 6:30 बजे के आसपास एक अंबु ठाकुर मित्र हैं इंदौर में, जी। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी के बड़े भाई साहब हैं, अच्छा। मेरे बचपन से घनिष्ठ मित्र हैं। उनका फोन आया कि अरे आप टीवी खोल के देखिए। हम कहा भाई टीवी के सामने हम बैठे हैं। तो उन्होंने कहा अरे खोलो तो सही, बधाई हो, पद्मश्री आप हो गए। हम कहा क्यों मजाक कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा अरे टीवी खोलो पहले। हम कहा हम टीवी के सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आप 7 चैनल लगाइए, मैं इस पर देख रहा हूँ, इसमें आपको पद्मश्री मिला है। हमने, चूँकि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम ठेठ ग्रामीण हैं, केवल फ़ोन सुन लेते हैं और लगा लेते हैं। तो बेटी को, पोती को आवाज़ दी, पोती आई, उनसे कहा कि 7 चैनल लगाइए। उन्होंने जब चैनल लगाया और टीवी पर जगदीश जोशीला पद्मश्री जब पढ़ा, तो तब से जो आरंभ हुआ, चूँकि अगले दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, तब तो पत्रकार, कुछ चैनल वाले बंधु मित्र, परिचित, हमारे अखिल निमाड़ लोक परिषद के सदस्य, दूरस्थ स्थित परिचित, इतना टेलीफोन का दायरा बढ़ा कि मैं सारे फ़ोन सुनने में असमर्थ रहा और अधिकांश फ़ोन बेटे ने अटेंड किए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे यह एक पर्व से बड़ा पर्व सिद्ध हुआ और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करने लगा। जोशीला जी, आपके परिवार में आपके भाई साहब भी जो हैं जी इसी से जुड़े हुए हैं, साहित्य से, जी जी। तो उनका क्या इसमें फोन आया, उनका क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? मेरे विचार से यह प्रश्न आप नहीं पूछें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों भाइयों में लिखने की प्रतिस्पर्धा रही। अरे बहुत सुंदर। और उस प्रतिस्पर्धा में वे कुछ जो लिखते थे तो मैं उनसे अच्छा लिखने का प्रयास करता था। और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होने के बाद में मुझे बड़े, चूंकि वो मेरे प्रेरणा रहे, चूंकि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके अच्छा साहित्य मुझसे सृजित हुआ, किंतु कहने में मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि आज तक मेरे बड़े भाई साहब का मुझे फ़ोन तक नहीं आया कि तुम्हें पद्मश्री मिला, धन्यवाद। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं टीस, कहीं ना कहीं कसक उनके मन में शायद रही होगी। ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ।
कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जबकि बड़ों को बड़ा गौरवान्वित होना चाहिए, छोटे यदि जी प्रगति हाँ, जी हाँ, करते हैं। बहुत होना चाहिए, निश्चित ही। वैसे भी निमाड़ की लोक साहित्य परंपरा जी। अत्यंत समृद्ध है। जी अगर किसी भी अंचल की संस्कृति का जी समग्र आकलन करना हो जी तो वहाँ का लोक साहित्य देखना चाहिए। जी इसमें जन जन की प्रत्येक गहरी सांसें उसमें परिलक्षित होती है या दिखाई देती है। जी प्रायः लोक साहित्य परंपरा की दो प्रवृत्तियाँ होती है, लिखित और मौखिक। जी और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप हिंदी भी अच्छी जानते हैं, इसके बाद हिंदी और निमाड़ी जी दोनों में आपने लगभग मेरे ख्याल है 28 किताबों, जी कुल 56 पुस्तकें कुल प्रकाशित 56 पुस्तकें आपने लिख दी है। जी और ऐसी कोई विधा नहीं है साहित्य की, चाहे एकांकी नाटक हो, जी कविता हो जी या गद्य हो, उपन्यास हो। जी तो ये दुष्कर कार्य आपने कैसे संजोया, इसको कैसे किया, कैसे? हम लोग के लिए तो मतलब एकदम से बड़ा अजीब सा लगता है ये जी जी कि कैसे कर पाए आप इस ऐसी। देखिए साहब, हमारे निमाड़ी के सबसे पहले तो मन में यह पीड़ा का एहसास हुआ कि हमने जिस माटी में जन्म लिया है, जी उस माटी की जो बोली है, जो लोक भाषा है, वह वर्तमान परिवेश में बड़ी उपेक्षित है। और उपेक्षा की बुनियाद क्या है, उसका जब मैंने चिंतन किया तो उस अवस्था में जब दो निमाड़ी मिलते थे, दो के बीच में भी यदि उन्हें हिंदी नहीं आती थी तब भी वे हिंदी में बात करते थे, जबकि अन्य भाषी लोग मराठी, हाँ। गुजराती, पंजाबी, अगर 1000 के बीच में भी दो मिलते थे तो वो बिल्कुल। अपनी लोक भाषा में बात करते थे। इस कमी को मैंने महसूस किया कि इसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। चूँकि हमारे निमाड़ी में तब तक, मेरे सृजन से पूर्व तक, ढेर सारा पद्य साहित्य रहा है, भजन, जिसमें सिंगा जी ने निमाड़ी को सबसे ज़्यादा समृद्धि अपने निर्गुण भजनों के माध्यम से दी है। तो जितने भी हमारे पूर्ववर्ती जो कवि लोग हुए हैं, पद्य में पर्याप्त साहित्य था, लेकिन गद्य विधा में नहीं के बराबर साहित्य था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद विभिन्न विधाओं का साहित्य हमारी निमाड़ी में नहीं होने के कारण हमारे निमाड़ी जनों के मन में एक हीन भावना कर गई हो, इसलिए मैंने गद्य विधा में लगना आरंभ किया। और सबसे पहले भले ही कि जड़ पताल में शीर्षक का एक निमाड़ी संयुक्त पूरा संपूर्ण 150 पृष्ठ का उपन्यास लिखा, जो निमाड़ में एक प्रेरणा स्तंभ कहना चाहिए रहा। जी और इस तरह विभिन्न विधाओं में फिर साहित्य लिखने की शुरुआत की। दूसरा उपन्यास पुनः सरग नरक यान छे, यानी स्वर्ग नरक यहीं पर है, ये इस शीर्षक से लिखा, वह भी बहुत चर्चित रहा। और फिर तो कहानियाँ, नाटक, अन्य श्रेष्ठ कहानियों का, यानी हमने इस देश के राष्ट्रीय 44 लघु कथाकारों की 3-3 लघु कथाओं का निमाड़ी में अनुवाद करके निमाड़ी साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया और विपुल साहित्य सृजन करने की कोशिश की कि हमारे निमाड़ी अपने आप को हीनता से ग्रसित न समझें, लेकिन तब भी कोई परिणाम, अनुकूल जैसा परिणाम चाहिए था, वो महसूस नहीं हुआ। जोशीला जी, आप जो है निमाड़ी को राज्य भाषा बनाने के लिए संघर्षरत हैं जी। और हमारे दर्शकों को आप जो है निमाड़ी का कुछ अच्छा, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, बहुत अच्छा गीत हो जो आपने लिखा हो, या कोई कविता ऐसी हो, या कोई ऐसा छंद हो आपके पास जी, जो पूरे देश भर के हमारे दर्शक देखें और सुने और जाने कि निमाड़ी क्या चीज़ है, निमाड़ी क्या खूबसूरती है निमाड़ी की। जी जी, वो थोड़ा सा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों के लिए भी। नहीं, पूर्व में एक छोटा सा व्यंग्य एक पद्य तो आपको सुनाया था जी, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हमने इतने खंड काव्य, कविताएं, कविता संग्रह, दोहे, कुंडलियां, और वे सारी विधाओं का साहित्य निमाड़ी में सृजित किया है, लेकिन इतना ज़्यादा लिखा है कि वो स्मरण रखना वो संभव नहीं। एक आध कोई आपके जो दिल के करीब हो, जो स्मरण में हो, आपके स्मृति में हो, स्वप्न में संजोया हो आपने, या नहीं, वो स्मरण नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो इस जोशीला नाम के अनुकूल एक हिंदी पद्य आपके सामने अवश्य अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा की परिभाषा अपने शब्दों में की है। अच्छा।
कि हम राष्ट्रपिता गांधी मत अनुयायी, हम राष्ट्रपिता गांधी मत अनुयायी नहीं उनके मत सड़ा सकते हैं, और कोई मारे यदि एक गाल पर दूजा गाल अड़ा सकते हैं, दूजा तीजा चौथे पर तो हम उसकी भी बलि चढ़ा सकते हैं, और काल तो क्या महाकाल के समक्ष भी हम हर्ष से वक्ष अड़ा सकते हैं। हम भूचाल मचाने वाले सागर नहीं छोटे नदी नाले हैं, और हम भारत माता के लाडले वीर धीर मत वाले हैं। इस भरत नृप की पावन भू पर हम सिंहनी माँ के पाले हैं। ये इस तरह वीर रस में जी हाँ। अपने नाम के अनुकूल रचना लिखने का प्रयास करता हूँ। नहीं, और वीर रस से आपका तो लगाव मेरे ख्याल है किशोरावस्था से ही था। जी 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 और जी, वीर रस से ही आपने कदम जो है जी जी इस साहित्य की ओर बढ़ाए हैं मेरे ख्याल से। जी, यह सत्य है। हाँ, जी जी जी। तो हम जो है एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है निमाड़ में आपने निमाड़ी साहित्य लिखा, जी हिंदी साहित्य लिखा, जी फिर इसमें निमाड़ी साहित्य में आपको क्या क्या बाधाएं आपको आई, कैसे लिखने में, कैसा? जी, निमाड़ी साहित्य लिखने में सबसे बड़ी बाधा तो लिपि की रही, जी हाँ। क्योंकि उसका मानक स्वरूप कोई तय नहीं था। हमारी निमाड़ी में 2-3 शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर अर्थ का अनर्थ होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे दीर्घ होता है संस्कृत का, या जिसे संस्कृत इंग्लिश का एस कहते हैं। उदाहरण के लिए मन, यह मेरा हृदय जिसे हम हिंदी में समझते हैं, और यदि वह संस्कृत का एस या संस्कृत का दीर्घ या अंग्रेजी का एस उसके आगे लगा देंगे तो उसका संबोधन होगा मन, मतलब अ का जी हाँ। मन, और निमाड़ी में मन का अर्थ होता है मैंने। यस। ये इस तरह जैसे झाड़ यानी वृक्ष, तरु, लेकिन उसके पीछे यदि हम दीर्घ लगा देंगे जी। तो हमारे निमाड़ में उसे कहते हैं कहाँ जाई रोज रे, तो झाड़ बटने जाई रोज, मतलब शोज के लिए जा रहे रोज हैं। के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह काल और काल, मराठी का जो ळ है वो हमारी निमाड़ी लिपि में समाविष्ट है, बहुत कुछ समाविष्ट है। जैसे काल, काल का अर्थ होता है कल व्यतीत जो हो गया दिवस या आने वाला दिवस, लेकिन हम ळ शब्द काळ, मराठी का ळ अगर उसमें समाविष्ट कर देंगे तो काळ यानी मृत्यु के समकक्ष समया होगी। तो इस तरह ऐसे 2-3 शब्दों का उसके लिए हम लोगों ने व्याकरण तैयार करवाया हमारे अखिल निमाड़ लोक परिषद के माध्यम से। जी हाँ। शब्दकोश संपूर्ण निमाड़ से शब्द बुलवाकर शब्दकोश तैयार करवाया, और शब्दकोश के सटीक हिंदी अर्थों का एक कमेटी बनाकर अखिल निमाड़ लोक परिषद के बौद्धिकों की कमेटी बनाकर तैयार की, और उसका यह मानक स्वीकार मतलब तय किया कि निमाड़ी का मानक स्वरूप क्या होगा। ये इस तरह उसी प्रकार सतत लिखने में आज निमाड़ी एक मानक स्वरूप लिए हुए है, और यह मेरा सौभाग्य कहना चाहिए कि मुझसे पूर्व सिंगा जी से लेकर अभी तक न किसी साहित्यकार ने गद्य विधा में इतना सृजन किया, और हमने जो शुरुआत की उसमें पूरे निमाड़ ने मुझे गद्य विधा का साहित्य, निमाड़ी साहित्य गद्य विधा का जनक स्वीकार किया। निश्चित रूप से आपने जो बात कही अभी जी कि निमाड़ी के आप ऐसे इकलौते उपन्यासकार हैं जी, और जिन्होंने जो चयन किया है विषय का वो भी और बड़ा अद्भुत है। आदि शंकराचार्य जी अहिल्याबाई, जी टंटिया मामा के लिए हमें जो जानकारी लगी है आपके जो आपके सत प्रयास थे, और मतलब मैं समझता हूँ कि जुनूनी था जोशीला जी का, जी 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 यह जज्बा था कि जिसकी वजह से आपने विदेशों से टंटिया मामा के फोटोग्राफ, उनके बारे में जानकारी जुटाई, और उनके बारे में बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल है कि विस्तृत उपन्यास लिखा और उनको मान्यता दिलाई। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप कि कैसे ये आपने कर पाए इस कठिन कार्य को जो है। ये जब हमने सबसे पहले तो यह चिंतन किया जी कि हमारा जो ये संपूर्ण निमाड़ है, जी, जो जहाँ पर भक्ति काल में संत सिंगाजी जैसे बड़े व्यक्तित्व में संत कवि ने यहाँ पर जन्म लिया था, तो सिंगाजी से लेकर और सिंगाजी से पूर्व तक जितने महापुरुष हमारे यहाँ पर हुए, जो अपने जीवन काल में तो लोकनायक रहे,
जन सेवक रहे, जनता के प्रिय रहे, लेकिन अपने स्वर्गवास के बाद वही व्यक्तित्व ईश्वर के स्थान पर लोक देवता के रूप में स्थापित हुए। उनके बारे में सबसे पहले हमने चिंतन किया। जी। तो टंट्या भील को एक डाकू निरूपित करते हुए एक लुटेरा रिकॉर्ड में और जन श्रुति में स्थापित था। उसके बारे में हमने शोध करना शुरू किया कि जब वह टंट्या भील था तो टंट्या मामा कैसे हुआ। इन उत्सुकताओं के और इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सब दूर उनके जन्म स्थल से लेकर उसके प्रपौत्र जो जीवित थे और उनके प्रपौत्र के पुत्र थे, उन सारे परिजनों से मिलकर संग्रह करने की कोशिश की। पर्याप्त अनुकूल, मेरी इच्छा के अनुकूल जब मुझे कोई साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ तो मैंने अपने एक मित्र थे डॉक्टर रघुवीर, उनके माध्यम से जी इंग्लिश में लंदन से संपर्क स्थापित, चूंकि वो इंग्लिश के ज्ञाता थे, उनसे संपर्क स्थापित करवाया। उन्होंने हमें उस समय बताया, उनको डॉक्टर साहब को बताया लंदन से कि हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी में हिंदुस्तान का सभी साहित्य उपलब्ध है, परंतु संग्रहकर्ता अलग अलग लोग हमारे यहाँ पर गाइड हैं। और उन्होंने एक गाइड की सूची भेजी, तो उसमें एक बंगाली महिला के नाम का डॉक्टर रघुवीर ने चयन करके लंदन से टंट्या भील से संबंधित प्रामाणिक 2 चित्र और उनके दिन दिनांक सहित घटनाक्रम को हमारे पास भेजा। जी। उन्होंने इंग्लिश में भेजा, डॉक्टर साहब ने हिंदी अनुवाद किया और फिर जो हमने टंट्या के जन्म से लेकर उसकी फांसी तक दिनांक सहित कलेक्शन करके जब वह उपन्यास लिखा तो मध्य प्रदेश शासन के स्वराज संस्थान के डॉक्टर मतलब श्रीराम तिवारी जी थे, उन्होंने उसे पहली बार प्रकाशित किया। तो 2001 में शायद स्वराज संस्थान का शायद ही कोई ऐसा साहित्य होगा जो 2001 में तो मेरा टंट्या प्रकाशित हुआ, लेकिन दूसरा संस्करण 2008 में उन्हें छापना पड़ा और तीसरे संस्करण की तैयारी चल रही है क्योंकि अब वह पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है। तो इतना लोकप्रिय और इतना जनप्रिय हुआ। आपने एक और बहुत अच्छा जो उपन्यास लिखा है अहिल्याबाई पे, स्त्री और क्या स्त्री से देवी अहिल्याबाई स्त्री से देवी अहिल्याबाई होलकर जी। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए हमको। आप निवेदन है भाई साहब कि हमारे यहाँ के 4 पात्रों का जैसे निवेदन किया था जी। 8वीं सदी में एक संत शंकराचार्य हुए हैं जो इस देश में सनातन और वैदिक धर्म के संस्थापक रहे। वे थे तो केरल के, केरल से पैदल चलकर वो मेरे निमाड़ के ओंकारेश्वर में आए थे और वहाँ पर दीक्षा लेकर उन्होंने साधना करके जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, उस अनुभूति को संपूर्ण देश में यात्रा करके सनातन धर्म को स्थापित किया था। मेरी दृष्टि में पहले वो जननायक थे, जो जननायक थे बाद में आज देव स्वरूप हो गए। दूसरे संत सिंगा जी, भक्ति काल के हमारे 325 वर्षों का जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में इस संपूर्ण मध्य प्रदेश के सिर्फ निमाड़ जनपद में संत सिंगा जी ने खजूरी में जन्म लिया था, जो अपने जीवन काल में लोकप्रिय जनप्रिय रहे, लेकिन उसके बाद में देव पुरुष माने गए। तीसरा पात्र हमारी दृष्टि में माँ अहिल्याबाई होलकर रहीं। वे भले ही होलकर राज्य की इंदौर की बहू रही थी, लेकिन उन्होंने 29 वर्षों तक महेश्वर को, मेरे निमाड़ के महेश्वर को राजधानी बनाकर वहाँ पर 30 वर्षों तक शासन किया और एक श्रेष्ठ सुशासन का एक कहना चाहिए प्रेरणा संपूर्ण विश्व को दी कि किस तरह विदेश नीति होना चाहिए, किस तरह सामाजिक नीति होनी चाहिए, किस तरह रोजगार परक हमारा शासन व्यवस्था होना चाहिए, कैसे सांस्कृतिक उद्धार होना चाहिए, कैसे मंदिर वगैरह स्थापित होना चाहिए। इस तरह वह तीसरा पात्र मुझे लगा और चौथा पात्र ये टंट्या था। इन चारों पर मैंने हिंदी में इसलिए लेखनी चलाई कि इस व्यक्तित्व से, हमारे चारों व्यक्तित्व से संपूर्ण देश परिचित हो सके। क्योंकि निमाड़ी में लिखता तो वह एक सीमित क्षेत्र का की कृतियाँ होती और वो पूरे देश में उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। आपने दोनों चीज़ों का जिक्र किया, मैं दोनों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि महेश्वर का जिक्र किया आपने जी, तो मुझे यहाँ तक ज्ञात है जी कि महेश्वरी साड़ियों के
बुनने में भी आपका कुछ विशेष योगदान रहा है शुरुआती दौर में। ऐसा विद्यार्थी जीवन से हायर सेकेंडरी गुड़गांव में करने के बाद जब बेरोजगारी का मैं शिकार हुआ जी तो मेरे माता पिता ने सहमति से मुझे बुरहानपुर भेजा पावर लूम का कार्य सीखने के लिए। वहाँ से 2-3 महीने काम सीखकर मैं महेश्वर में 2.5-3 वर्षों तक रहा और रात पाली में रात भर पावर लूम का काम करके अपने भविष्य का कुछ न कुछ सोच रहा था। और उसके बाद में फिर मैं इंदौर गया जी वहाँ पर हुकमचंद मिल में मुझे बदली पास मिला और इंदौर में स्थापित होकर एक राजनैतिक शिक्षण भी मेरा प्रशिक्षण भी आरंभ हुआ। ये इस तरह से मेरा वह बुनाई का, वैसे बुनाई हमारा जन्मजात पारंपरिक रहा है साहब। जी जी हम सालवी हैं। अच्छा जो कहा जाता है कि हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप के युद्ध सेना में थे और अकबर के धर्म परिवर्तन के भय से देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे जहाँ पर वो अलग अलग रोजगार स्थापित किया। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज भी वो राजपूत उस ज़माने के राजस्थान के थे जो यहाँ पर आकर बुनाई का काम करते थे। तो हम लोग बुनाई हमारा एक पैतृक कार्य रहा था। ये इस तरह वहाँ पर महेश्वर में रह के 2.5-3 वर्ष पहलवानी की और रात में पावर लूम चलाकर अपनी तो जीविका मैं अपन ये कह सकते हैं कि बुनाई जो है वो शब्द बुनने में भी या शब्दों का ताना बाना बुनने में भी कहीं ना कहीं उसका योगदान ये तो हो सकता है। माँ सरस्वती की कृपा है। जी। वैसे ताने बाने की बात की याद आपने दिलवाई। एक छोटा सा निवेदन करूं जी कि ताना बाना चूंकि हमारे संस्कारों में निहित है तो एक पद्य लिखा था उस पर जी कि तान दो अपने सत्य सांचे में इस देश की उन्नति का ताना, साहस धर्म परोपकार का फिर बूंद दो उसमें बाना। तुम भारत देश के वासी हो कभी नहीं सीखा घबराना और कुचल दो उन साकियों को जिन्होंने बनाया देश को मैखाना। ये इस तरह वो ताना बाना कहीं ना कहीं वो समाविष्ट हुआ। अच्छा, अभी आपने निमाड़ी संत सिंघा जी का भी जिक्र किया जी तो मैं एक बड़ी चीज़ जानना चाहता हूँ कि संत कबीर से बड़े प्रभावित थे ब्रह्मगिर भी और सिंघा जी महाराज भी। जी और भक्ति काल की जो निर्गुण धारा रही, अपन यहाँ क्या ये कह सकते हैं कि उस दौर में जी भक्ति काल की निर्गुण धारा का निमाड़ एक केंद्र बन गया था? जी जी क्या ऐसा कह सकते हैं अपन इसको? जी हमने जब संत सिंघा जी के पर उपन्यास लिखने की शुरुआत की जी तो उनके इस वैचारिक परिवर्तन के बारे में और आध्यात्म के प्रति प्रभावित होने के बारे में चिंतन किया तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि आदि शंकराचार्य की शायद 14वीं या 15वीं ही शिष्य परंपरा में संत सिंघा जी हुए। अच्छा अच्छा लेकिन संत सिंघा जी के जो गुरु थे मनरंगीर जी हाँ। और उनके भी गुरु जो ब्रह्मगीर जी थे, ब्रह्मगीर जी का उस समय यानी 15वीं शताब्दी में जो एक पद्य था, एक गीत था कि समझी ले रे मना भाई अंतनी होए कोई आपनो। ये उनके गुरु के मुंह से सुनकर यानी मनरंगीर जी के मुंह से सुनकर सिंघा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। अच्छा तो हमारी जो संत परंपरा यानी हमारा निमाड़ जो है आज भी संत प्रधान क्षेत्र है। उस जनपदीय संपूर्ण क्षेत्र में यानी एक से एक विद्वान निमाड़ी संत हुए हैं। लेकिन वे संत भी इसलिए उपेक्षित हैं कि अर्थाभाव में और शासन के असहयोग के कारण, सहयोग नहीं मिलने के कारण वे उनका संकलन नहीं कर पाए हैं। यदि मुझे कोई अवसर मिला तो मैं निश्चित मेरे निमाड़ की संत परंपरा को पुनः जीवित करने का प्रयास करूँगा। एक आपसे और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने सहमत हैं इस बात से, जी प्रसिद्ध संस्कृति चिंतक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निमाड़ की संस्कृति के बारे में लिखा है जी कि नर्मदा की पावन भूमि प्राचीन संस्कृति की धात्री रही है। जी वैसे भी निमाड़ी साहित्य का सृजन अपनी बहुलता में एक सुंदर आयाम रचता है। जी तो हम मतलब हम आपसे ये जानना चाहते हैं ख़ास तौर से, क्योंकि आप पिछले 50 साल से 55 साल से जी साहित्य में मतलब जुटे हुए हैं, साहित्य साधना में लगे हुए हैं जी और आपने हिंदी और निमाड़ी दोनों में सृजन किया है। जी दूसरा ये कि आपने
निमाड़ भी जो है नर्मदा नदी के किनारे ही है। जी तो जो नर्मदा जी से, माँ नर्मदा से जो आपका या निमाड़ का जी रागात्मकता के साथ साथ रचनात्मकता का कितना रिश्ता है? मूलतः नर्मदा वैसे तो मेरे अपने जन्म स्थान से अधिक दूर नहीं है, लेकिन मेरे अपने गांव में कहा जाता है कि वेदों से निर्मित वेदा नदी का प्रवाह है। उस वेदा नदी के जल ने कहीं न कहीं इस माटी के प्रति अपने ऋण से मुझे अवगत कराने का प्रयास किया। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, और उस ऋण से ही, अपनी जन्मभूमि के ऋण से, उऋण होने के उद्देश्य से मैंने यह साहित्य सृजन शुरू किया है। बड़ी विस्तृत और बड़ी पावन परंपरा मेरे निमाड़ की रही है, और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि माँ निमाड़ी लोक भाषा से उठकर राजभाषा के पद से अभिषिक्त हो, तो कम से कम कहीं न कहीं मैं अपने जन्म को सार्थक समझूंगा। राजभाषा से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जिस तरह आपने जो है व्याकरण तैयार किया, जी शब्दकोश तैयार करा आपने, जी तो क्या ये निमाड़ी मुहावरे लोकोक्तियों को लेकर के कुछ काम कर रहे हैं आप, या कुछ अभी तैयारी है, या क्या स्थिति है इसकी अभी? आज की स्थिति में निमाड़ी में सभी प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। हमने जैसे निमाड़ी मुहावरों का संकलन किया, संपूर्ण लोक में बिखरे हुए। निमाड़ी मुहावरा शीर्षक से हमारी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। लोकोक्तियों, कहावतों से संबद्ध जितना भी लिटरेचर, मतलब आसपास के जो साहित्यकार थे, उन्हें सहयोग देने से लेकर उनकी भी कई पुस्तकें लोकोक्तियों की भी आई हैं, जिसे कहावत कहते हैं। हाँ, कहनात कहते हैं, इधर बुंदेलखंड में कहनात कहते हैं, जी जी जी, अपने यहाँ कहावत कहते हैं। जी जी जी। तो इनका कहीं मतलब संकलन हो रहा है इनका भी? नहीं, हो गया है और प्रकाशित है। अच्छा अच्छा। इसी तरह जो लोक कुछ तो हमने कथाएं, देखी है, पर मतलब समग्र रूप से या पूरा कंप्लीट ऐसा कुछ प्रकाशन दिखा नहीं मेरे को। नहीं, ये है मतलब अलग अलग पुस्तकें हाँ, अलग-अलग प्रकाशित तो हुई हैं, हैं, हाँ। लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है, एक कहना चाहिए प्रवाहित नदी है, जिसके जल को चुल्लू चुल्लू भर भी यदि आप प्यास बुझाते रहें। ये इस तरह यह बड़ा व्यापक क्षेत्र है, जिसमें जीवन भर तक खोज करने की, ठेठ दूरस्थ स्थित मुहावरे और ये कहावतें, कवाड़े, इनको कलेक्ट करने की आवश्यकता है। इसी तरह एक ताड़नई वार्ता हमारे यहाँ पर होती है, जिसे हिंदी में पहेलियाँ कहा जाता है। निमाड़ी पहेलियों का भी संकलन हुआ है। अच्छा अच्छा। और उसकी पुस्तक का आदिवासी लोक कला परिषद, अभी मेरी अपनी पुस्तक है, जो लोक में बैठकर लोगों से संग्रहित करके मैंने वो तैयार की है। तो हर विधा का साहित्य वर्तमान समय में उपलब्ध है, और कहीं न कहीं माँ निमाड़ी का भाग्य जागृत हो, या हम लोगों के निमाड़ियों का एक श्रम सार्थक हो, और माँ निमाड़ी राजभाषा पद पर अभिषिक्त हो, ये सपना है। बिल्कुल, आपका सपना पूरा हो, आपका स्वप्न पूरा हो, आपका जो है इस साहित्य से, संस्कृति से, जी 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 निमाड़ साहित्य, संस्कृति, नर्मदा जी, जी जी, इन सब से इतर आपसे एक मेरा बहुत ही अलग सवाल है कि आप सियासत में भी आप रहे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे आप। सोशलिस्ट पार्टी से मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली है कि आपको चुनाव का टिकट भी मिल गया था। जी जी जी। फिर शायद कुछ सामाजिक दबाव के चलते आपने टिकट वापस कर दिया। तो कहाँ एक सियासत और कहाँ साहित्य और कहाँ सृजन? नहीं, यदि इसे मेरे राजनीतिक जीवन को लेकर यदि भ्रांति आम लोगों में हो, तो मैं उसे पहले दूर करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। महेश्वर से इंदौर आने के बाद मैं डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित हुआ। मैदानी काम शुरू किए, आंदोलन किए, जेल गए, घेराव किए, और जो राजनीति के जो उस समय आयाम थे उनसे गुजरते हुए मुझे 1980 में, 1985 में और 1990 में खरगोन विधानसभा से 3 बार ये समाजवादी विचारधारा ने लोकदल, जनता पार्टी और जनता दल से विधानसभा का टिकट दिया। मैंने वो तीनों चुनाव लड़े और बुरी तरह परास्त हुआ। लेकिन उसके बाद में जब, चूँकि साहित्य का सृजन का शौक तो विद्यार्थी जीवन से था, लेकिन जब उस अवधि में 90 के बाद में जब स्थितियों को, देश की स्थितियों पर दृष्टिपात किया, और कहीं ऐसा लगा कि वह आज़ादी के बाद के समय पर जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी, तब जो नैतिक मूल्य, जो चारित्रिक राजनीति और जो संघर्ष से उपलब्धि का जो भाव था, वह लुप्त प्राय होता जा रहा है।
तो ऐसा लगा कि अपने जैसे व्यक्तित्व की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए जीवन के अनुभव को, राजनीतिक अनुभव को मैंने कलम से प्रकट करने का प्रयास बहुत किया, बहुत अच्छा। और तब से मैं साहित्य सेवा मतलब में सियासत छोड़ के जी, जी, साहित्य में आए और साहित्य में जो है उस अपनी जो भी इच्छाएं थी या जो भी आपका विचार थे, जी 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 उन विचार को जो है आपने प्रभावित किया, जी, उनको जी, जो है आगे बढ़ाया। जी जोशीला जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। और आप जो है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन आपका जो है ये पद्मश्री से अलंकृत हो जी और जल्दी से जल्दी आपको हम दोबारा आमंत्रित करें ऐसे कुछ जी, किसी कार्यक्रम में, और आपका जो प्रकाशन हो। जी जी तो जी। धन्यवाद, आभार बहुत बहुत आपका मैं हमारे। एक अंतिम बात, एक अवगत आपको करवा देना बिल्कुल, चाहता बिल्कुल, हूँ बताइए। कि उन्हीं अहिल्याबाई होलकर के जो 2 भाग 40-40 पृष्ठ के उपन्यास हमने लिखे हैं, जी हाँ। उन हिंदी उपन्यासों का अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है जी। और फरवरी माह में ही दिल्ली से प्रकाशित होकर आ जाएगा। क्या बात तो अगली भेंट में मैं अपनी ओर से आपको वो भेंट अरे दूंगा। ये मेरी धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत, आप आए हमारे आग्रह पर।